कि किस तरह से इनको वहां से स्टेज से हटाया गया। लेकिन हमें भी इस चीज का दुख हुआ, हमने हर मुद्दा इनका कवरेज किया है, वो आप लोगों ने देख लिया है। पहले चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। राणा की मैंने न्यूज़ सुनी, वो चसाना में गया, उसका मशीन एक ही है, हमें रोड बना, ये बना, ये बना। अरे ठीक है, आपने 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर नौकरियों को क्यों हटा? अभी साहब मीटिंग में है, अभी साहब बिजी है, साहब नहीं मिलेगा। चलिए ये भी खुश हो रहे हैं। चलिए इनका भी प्रतिक्रिया है। क्या सर, मैंने ये सर आप जो मैंने शब्द बोला, ये सही बोला कि गलत बोला, आप इसको वेरीफाई करें। सर आपने ये बहुत अच्छा बोला, बहुत सही बोला। ये पार्टी में ऐसे गंदे लोग भी होते हैं, जैसे हमारे में ये कश्मीर से मैंने परसों जो न्यूज़ सुनी, वो दानिश भट्ट आया, वो नया यूथ है। वो नया यूथ नहीं, वो लूथ है। उसने क्या क्या डोगरों को। मैं डीडीसी हूँ, लेकिन मेरी सुनता नीचे जेई भी नहीं है। हमें पावर्स नहीं दिए इन्होंने। मैं कहने में डीसी प्रोटोकॉल में हूँ, लेकिन डीसी वो अख्तियारात उसके हैं, उसको मुलाजमों को सस्पेंड करने के, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस उसके कहने पर चलती है। मैं सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, तो मैंने कहा हमें पावर्स दे दीजिए। उनका चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए ये बात। वो कौन है? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, ठीक है। दानिश भट्ट की क्या औकात है? दानिश भट्ट को तो हम कल निकाल देंगे, बट असम के चीफ मिनिस्टर का क्या करेंगे हम? आती है और इनका बिहेवियर, बारीदारों का एक जगह खड़ा रहता है। इनके भी कोई 10 ग्रुप हैं, तो अपने अपने फैले हुए हैं। ये इस अब बारीदारों के नाम से वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर। तो इनकी पॉलिटिक्स अगर करते रहेंगे तो यही हाल होगा जो हो रहा है। नहीं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था बारीदारों को लेकर के, तो वो तो अभी जुमलाबाजी हो गया, वो तो बारीदार भी कह रहे हैं। तो क्या सर आप ही ऐसे ही जुमलाबाजी करके पीछा छुड़ा देंगे? मैं अगर असेंबली में हुआ तो मैं यकीनन इनका मसला था। आज भी कन्वेंशन कामयाब हो रही है। उदयपुर के डेलीगेट हजरात, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मुश्किलात ही मुश्किलात, आप कहते हो छोड़ दो। कटरा में आज हमारा पिट्ठू दर है, और हुई है बात पर मेरे मुंह से लोग सुनना चाहते हैं, मेरे मुंह से नहीं यार, छोड़ देता हूँ। नहीं करता, क्या बात करती हो? जब तुम लोगों की बात नहीं करनी है तो कितना आगे चलो छोड़ो। बरकत यहाँ नहीं बोल पा रहे, जैसे चौधरी मोहम्मद शफीक जी हैं, लाल चंद जी हैं, रमेश जी हैं, भूषण जी आए हैं, जगदीश भारद्वाज जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेल के नेशनल कॉन्फ्रेंस अली मोहम्मद सागर साहब, जनरल सेक्रेटरी, लीडर हजरात बैठे हैं। मैं जनाब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सिर्फ जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर यहाँ नहीं बोल पा रहे, जैसे चौधरी मोहम्मद शफीक जी हैं, लाल चंद जी हैं, रमेश जी हैं, भूषण जी आए हैं, जगदीश भारद्वाज जी हैं। और इसके बीच में 100% यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और 2 कैंडिडेट हमारे जो है 100% जो है आपके सरकार के सामने जुड़ेंगे। बाकी अब लीडरशिप ने बहुत बोलना है, मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन साहब, उनके बाद राजकुमार शर्मा, ब्लॉक प्रेसिडेंट रियासी, वो जहां पे आ जाए। कैप्टन साहब आइए। ये हमारे कैप्टन साहब हैं, 90 साल की उम्र है और आज भी। हजरात, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मकाम है कि उमर साहब बड़े दिनों के बाद टिकरी या उदयपुर या इस इलाके में तो काफ़ी दिनों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई जलसा या रैली हुई है, ये मैं बखूबी जानता हूँ। लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान जो है टिकरी के अंदर, जहाँ के 1 डे कन्वेंशन जहाँ डेंसी की तरफ से किया गया, और यहाँ पर पे काफ़ी गर्मा सर्दी भी हुई है। मेरे साथ जो खड़े हैं ये डीडीसी के बाबूलाल जिगरीलाल जी हैं, ये डीडीसी रियासी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ये प्रधान भी हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के। लेकिन इनके साथ आज बातचीत होगा इस कन्वेंशन, 1 डे कन्वेंशन को लेकर के कि कैसे रहा, और आप लोगों ने
लाइव में देख लिया है कि किस तरह से इनको वहाँ से स्टेज से हटाया गया। लेकिन हमें भी इस चीज़ का दुख हुआ, हमने हर मुद्दा इनका कवरेज किया है, वो आप लोगों ने देख लिया है पहले। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर से पहले सर आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, और आपका क्या है, कैसे कैसे आज रहा और आपके साथ आज कैसे कैसे थोड़ी सी मतलब कि स्टेज से भी दाएँ बाएँ कर दिया, क्या कारण है सर? ये बड़ी तलखियाँ रहती हैं। आपका शुक्रिया करता हूँ। लगभग पहली दफ़ा ही आपसे मैं मुलाकी हूँ और मुलाकात हुई है। बात ये है कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है। जब हम असेंबली में होते थे, उधर भी जब हमें धक्का मुक्की होती है, उधर भी पकड़ पकड़ के बाहर फेंकते हैं। ये छोटी मोटी बातें होती। मुझे नहीं लगता था कोई उनकी नीयत बुरी थी। उनकी नीयत यही थी कि मुख्तसर सा टाइम लेके बाकी लोगों को भी वक्त दिया जाए और लोग थक रहे हैं, इनको राहत मिल जाए। तो मैं बाप छोड़ के जाने लगा स्टेज, तो खुद उमर साहब ने मेरे से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा, जो कि नहीं करना चाहिए था उन्होंने कहा कि भाई आपकी मैंने तकरीर सुनी, अब आपको भी मेरी सुन के जाना है। आप नहीं जाना है, आप तैयार होकर बैठिए जहाँ बैठे हो। तो मैं बैठ के उनकी बातचीत सुनी है, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। एक रोज़ा कन्वेंशन में हमने लोगों के मुतालबात को भरा है, जिसमें हमने कहा कि लोगों के तो कुछ हो नहीं सर, पार्टी को थपथपाया गया सभी लीडरों की तरफ से। लोगों के तो कोई मसाइल तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास हुकूमत है नहीं, हम हैं अपोजिशन में। डीडीसी तो सर रियासी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ प्रधान तो हैं। ये रियासी डीडीसी का इजलास नहीं था, ये पार्टी जोनल का इजलास था, दोनों जिलों का इजलास था, जिसमें डेलीगेट हजरात आए थे। तो बात उनके हवाले से होनी थी, तो वो बातें की, लोगों ने अपनी अपनी मुश्किलात रखी और फिर भी कम वक्त मिला लोगों को, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्योंकि एक रोज़ में नहीं होता है। तो उमर साहब ने कहा मैं ब्लॉक लेवल पे, तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे भी आ जाऊँगा। सर अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे अंदर बारीदारों को लेके, अब बारीदार को लिए आने वाले समय में इलेक्शन आ रही है, तो शायद आप लड़ेंगे एनसी से, या कौन लड़ेगा एनसी, किसको टिकट देगी वो तो ना आपको पता ना मुझे पता है। बारीदारों को लेके यहाँ कल हम बरसा में देख रहे थे बारीदारों का वहाँ कोई मसला उठेगा, और मसला 1986 में बारीदारों का अपना हक छीन लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी 1986 से लेकर के मतलब कि ना जाने अभी तक मतलब 34 साल में ऑलमोस्ट एनसी ही रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? कि मेरी सहानुभूति है बारीदारों के साथ और उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट से उसका फैसला आया है, उसके ऊपर इस रियासी सरकार ने अमल किया है। अब मज़ीद कुछ उनको चाहिए, तो मैंने अभी लास्ट दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं मिला हूँ, वहाँ भी उनका मेमोरेंडम में मैंने रखा था कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और जो कुछ भी इनको और दे सकते हो देना चाहिए। एक बात। दूसरा ये है कि मैं बारीदारों का हमायती हूँ, लेकिन उनके साथ साथ ये श्राइन बोर्ड जो है, श्राइन बोर्ड कोई अपनी मर्जी से नहीं बना, सरकार की मर्जी से बना है, और ये बोर्ड भी चलेगा और बारीदारों के मसाइल भी हल होंगे। लेकिन फारूक साहब ने 1998 में कोशिश की थी असम्बली के अंदर ये बिल लाने की बारीदारों का, लेकिन बीजेपी की सीनियर लीडरशिप ने उसका अपोजिशन किया था और कहा था कि ये बेजा मुदाखलत होगी हिंदुओं के मामलात में, इसलिए इसको विथड्रा कर दिया जाए। तो अब अगर सरकार हमारी आती है और इनका बिहेवियर बारीदारों का एक जगह खड़ा रहता है, इनके भी कोई 10 ग्रुप हैं, तो अपने अपने फैले हुए हैं ये, इस अब बारीदारों के नाम से वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर। तो इनकी पॉलिटिक्स अगर करते रहेंगे तो यही हाल होगा जो हो रहा है। नहीं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था बारीदारों को लेकर के, तो वो तो अभी जुमलाबाजी हो गया, वो तो बारीदार भी कह रहे हैं। तो क्या सर आप ही ऐसे ही जुमलाबाजी करके पीछा छुड़ा देंगे? मैं अगर असेंबली में हुआ तो मैं यकीनन इनका मसला था। अच्छा सर, रियासी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर, माइनिंग को लेकर के बुरी हाल है, आप वहाँ पे एनसी बिल्कुल एक सिर्फ तारिक भट्ट सर को छोड़ करके आप बिल्कुल अंडरग्राउंड कोई पार्टी से अलग नहीं है, उसको आप उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाबंद कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आप नहीं बोल सकते हो उस माइनिंग के, हमारी मर्जी से बोलता है, और वो एक नुमाइंदा है। जिस तरह हमारे स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो भी एक स्पोक्स पर्सन है, इसलिए वो बोलता है, उसको हमने मौका दिया है बोले। जहाँ आप हमारी बात सुनते हैं, मैं आई स्ट्रांगली अपोज द बिहेवियर ऑफ द बट वी कॉल द माइनिंग सिस्टम। ये उनका लूट खसूट लगी हुई है और बहुत बुरा हाल करके रखा हुआ है। सर उसके ऊपर कोई भी आप लोगों ने एनसी ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी इसके ऊपर कोई नहीं उठाया, कभी माइनिंग ब्लॉक में अभी माइनिंग ब्लॉक में जाकर देखिए, माइनिंग ब्लॉक की क्या हाल है। 15-15 फुट वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ सब मनमाजी माफिया सुनता ही नहीं है, एडमिशन सुनती ही नहीं है। सर आप तो पास, आपको तो पब्लिक ने ऑथराइजेशन किया हुआ है, आपको डीडीसी बनाया हुआ है रियासी के, वहाँ आपके आंखों के नीचे वहाँ पे माइनिंग चल रहा है, लेफ्टिनेंट इलीगल माइनिंग चल रहा है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलकर ये कहा कि मैं डीडीसी हूँ, लेकिन मेरी सुनता नीचे जेई भी नहीं है।
हमें पावर्स नहीं दिए इन्होंने। मैं कहने में डीसी प्रोटोकॉल में हूँ, लेकिन डीसी वो अख्तियारात उसके हैं, उसको मुलाजमों को सस्पेंड करने के, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस उसके कहने पर चलती है। मैं सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। तो मैंने कहा हमें पावर्स दे दीजिए। सर आपको जितना फंड पावर मिला मेरे पास होगी तो मैं मिनिस्टर रहा हूँ। आई नो हाउ टू एक्सरसाइज द पावर्स। आई विल अश्योर यू नथिंग विल बैड हैपन इन द एरिया। सर जैसे बीडीसी डीडीसी जैसे डेवलपमेंट हुआ 2021-22 का, हमने एक बार आपसे डाटा भी मांगा कि सर आपका कितना फंड यूटिलाइजेशन है। बीडीसी से आप तो फोन नहीं उठाती है, वो पब्लिक को तो बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करती। सर क्या कारण, क्या रीजन है, क्या उसके अंदर क्या उनको कोई मिली भगत है क्या? क्यों बीडीसी डीडीसी जो अगर इसकी अगर करप्शन को लेकर के नहीं फ्रंट फुट पे आएंगे तो आगे कौन आएगा? क्या जनता का कोई आवाज सुनाई होगी क्या? मुझे लगता है कि हमें ही आना पड़ेगा और आएंगे हम जरूर, लेकिन मैंने देख डीडीसी मैडम तो फोन ही नहीं उठाती सर आपका, ओ जो सॉरी बीडीसी। अब जा रही है बेचारी यार, क्या उसके पीछे पड़े हो, छोड़ो उसको बेचारी को। अब एक महीना एक रह गया सारा, तो जो कुछ उसने किया कराया जो है वो आपके सामने है। तो बाकी हमारे ऊपर अगर पावर आई ज़्यादा है तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हम गलत नहीं होने देंगे। चलो शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बाबू जगला में डीडीसी थी, इन्होंने बोला पावर आई। बस हर नेता यही कहानी बोलता है, पावर आई तो हम देखें। जब पावर आती है तो पावर आने के बाद नेता लोग क्या करते हैं, मैडम घर में जाते हैं, जनता घर में जाती है, घर में जाने के बाद जनता क्या करती है कि जब खटखट आती है तो बोलते हैं इनके जो परिवार के बोलते हैं अभी साहब मीटिंग में है, अभी साहब बिजी है, साहब नहीं मिलेगा। चलिए ये भी खुश हो रहे हैं। चलिए इनका भी प्रतिक्रिया है। क्या सर मैंने ये सर आप जो मैंने शब्द बोला ये सही बोला कि गलत बोला, आप इसको वेरीफाई करें। सर आपने ये बहुत अच्छा बोला, बहुत सही बोला। ये पार्टी में ऐसे गंदे लोग भी होते हैं, जैसे हमारे में ये कश्मीर से मैंने परसों जो न्यूज़ सुनी, वो दानिश भट्ट आया, वो नया यूथ है। वो नया यूथ नहीं, वो लूथ है। उसने क्या कहा, डोगरों को हाँ, सर ये देखो उसके ऊपर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया उधर। सर मैं करूँगा। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का क्या नारा था, ठीक है, इस पार्टी का क्या नाम था और क्यों बदला? सर मैं इसका जवाब दूंगा। आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। शेख अब्दुल्ला ने क्या रिसर्च करना हमारा काम नहीं है सर। रिसर्च करना आप जनता का काम है, वोटर का काम है कि आपने किसको रिसर्च करके ले आना है। शेख अब्दुल्ला ने क्या दिया नारा, क्या नारा दिया? आपको पावर है। शेख अब्दुल्ला ने नारा क्या दिया, ठीक, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या इत्तेहाद? हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आप थोड़ा नाम बताएं। मेरा नाम कौसर मलिक है, मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ जोन रियासी उधमपुर का, ठीक है। ये जो छोटे छोटे लोग जो बोल देते हैं ना, ठीक है, कभी कभी इनसे असर बड़ा होता है। क्या होता है, असर कभी बड़ा होता है, मगर इनको कभी कभी अवॉइड भी करना चाहिए। यहाँ बहुत बड़े बड़े, यहाँ जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए ये बात। वो कौन है? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, ठीक है। दानिश भट्ट की क्या औकात है? दानिश भट्ट को तो हम कल निकाल देंगे, बट आसाम के चीफ मिनिस्टर का क्या करेंगे हम? क्या नहीं, ये तो आप पॉलिटिकल बात कह रहे हैं। आपने तो कहा नहीं। देखो सवाल हम पूछना चाहते थे, मीडिया सवाल पूछना चाहते थे उमर साहब से, लेकिन उमर साहब ने उसको सवाल पूछने का मौका नहीं देते मीडिया को। ये लोग बड़े लोग। सुनिए, आपको एक मोबाइल, आपको कोई पुलिस वाला मिला है, उसको हमारे किसी बंदे का मोबाइल गुम हो गया है, वो उस पुलिस वाले के पास, मैं इसलिए आया था आपके पास, आपके माध्यम से उसने वीडियो बनवाया है कि मेरे पास है मोबाइल, वो हमारे किसी बंदे का है, तो अगर वो पुलिस वाला मिलता है तो हमसे वो मोबाइल चाहिए। हाँ, शुक्रिया आपका। वो आ गया मिल गया। सर जो दानिश भट्ट की बात है ना, वो ऐसे लड़का इन्होंने उठा कर लाया। हरे डोगरा 370-35 से जो है वो जम्मू के डोगरों का है, वो फारूक अब्दुल्ला का नहीं है, वो शेख अब्दुल्ला की नहीं है। 370-35 जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता का है। सर एक सवाल मैं पूछूंगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात बोला, एनसी के हैं। अब देखिएगा कि कठुआ के अंदर एक टीचर ने, एक कठुआ स्कूल बनी की बात है, आप पता है आपको, वहाँ पे जय श्री राम लिख दिया था। वहाँ उसके टीचरों ने इतना मारा, इतना कूटा। अब देखिए जो मुलाजिम लोग हैं आप लोगों के, जो मुस्लिम भाई हैं, हम नहीं कहते हैं सारे जैसे, वो हमेशा एंटी हिंदू क्यों चलते हैं सर? ये बताइए। सर ये जो उन्होंने जो मारा ना, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ है, वो अक्लमंद नहीं है, वो टीचर होने के काबिल तो है ही नहीं। अरे हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो रहता है हमारा डोगरा आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन नहीं दिया, नाम नहीं बताया सर। मैंने बशीर अहमद खान, तहसील मोहर, पंचायत मुलाज से बोल रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ। मैंने भारत जोड़ो यात्रा में लखनपुर से लेकर चंद्रकोट तक गया मैं, उस पर प्रियंका जी ने आपको ये रैंक दिया है क्या? इसको रेजिग्नेशन है क्या एनसी की तरफ से? बिल्कुल सर, ये है, ये जो है ना, ये लूट निकाल देने हैं। और डोगरा हमारी जान है, हम डोगरों की जान है, हम डोगरों में रह रहे हैं, डोगरों में बस से। अगर डोगरा ना होता तो मुस्लिम यहाँ पे ना होता।
ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। मैं भी तकरीबन 50-60 साल मेरी एज हो रही है। मैं न्यूज़ रिपोर्ट देता रहता हूँ। डोगरों के साथ हमारा जीना है। डोगरों ने ज़मीनें दी कश्मीरी को, डोगरों ने बसाया जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर ये देखिएगा अंदर इंटरनल जो बात जो होती है, इंटरनल बात होती है कि जो हमारे अंग्रेजों के टाइम पे जो हमारे इंडियन जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि जो हमारे हिंदू यहाँ के हैं जम्मू प्रोविजन के, ये इनके साथ मिले हुए अपने बेनिफिट्स के लिए मिले हुए हैं। और ये लोग अपनी जमात को, जो हिंदू सनातन धर्म को, यहाँ से जम्मू कश्मीर पार कर देंगे आगे। और ऐसे आने वाले समय में जैसे देखिएगा आप लोग क्या ना, जम्मू में देखिएगा, वो क्या गुजर नगर देखिएगा, सिद्रा देखिएगा, और ना जाने कितने कितने वहाँ लोग बस गए हैं और यहाँ पे हिंदुओं का आस्था आस्था प्लान शुरू कर रहे हैं। ये क्या बात सही गलत है? सर ये नहीं, ये गलत है। हिंदू के बगैर हम रह नहीं सकता। मोहम्मदन हिंदू के बगैर रह नहीं। हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल भी नहीं है सर। ये बेवकूफ़ लोग हैं। अगर हिंदू मुस्लिम का सवाल होता तो फारूक अब्दुल्ला सायरा पायलट को, सचर पायलट को क्यों देता? वो ठक्कर राजपूत है ना, यो राजपूत है ना सर। ये ऐसी बात है। अगर ये बीजेपी के पास है, ये सफाया करने वाले हैं, ये बीजेपी के लीडर कर रहे हैं सफाया। वो करना नहीं चाहते, वो अपने मुफाज के लिए बीजेपी कर रही है। अगर बीजेपी दावा करती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर दावा क्या कर रही है? रविंद्र राणा की मैंने न्यूज़ सुनी, वो चसाना में गया, उसका मिशन एक ही है, हमें रोड बना, ये बना, ये बना। अरे ठीक है, आपने 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर नौकरियों को क्यों हटाया? बताइए हमें। जब यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार थी फारूक अब्दुल्ला की, यहाँ का जो डेली वेजर होता था, पीएचई वाला लैंड लेक्टर होता था, पीडीडी महकमे जो होते थे, उनको 5 साल के लिए क्या करते थे, उनको 500 रुपये देते थे। उसके बाद 5 साल के बाद उनको परमानेंट किया जाता था। उनको 30,000 40,000 पे सर मिलती थी या ना मिलती थी? अगर ये कहते हैं आज मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को कि 2 किलो राशन दे रहे हैं, उसको हमारे घोड़े भी नहीं खाते हैं। आज कहते हैं 5 साल के लिए हम 5 किलो राशन फ्री देंगे। क्या 5 साल में ये लोग सोए हुए थे? इनको 5 साल में भी देने। उसका बाद रहा कहते हैं सर हम 80 करोड़ लोगों को हम इनको 5 ये राशन देंगे 5 किलो। अरे बताओ 80,000 लोगों को पेंशन जो बुढ़ापे हैं, जिनकी एज 80, 90, 70 साल है, उनको डॉक्यूमेंट मांगा गया जितने मुलाजिम से भी नहीं मांगा जाते हैं। अरे शर्म करो बीजेपी वालों। 180 करोड़ के लोगों का जो पेंशनें हैं वो कहाँ पे गई? हमें सबूत करके दे दे रविंद्र राणा। अरे सुंदरबनी का रिटायर फौजी मैं जानता हूँ, और उधर गन चलाने की जांच नहीं आई तो यहाँ पे आकर जनरल सेक्रेटरी बना। सर शुक्रिया, इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। ये थे अपने माहौर के और सोशल वर्कर भी थे, और ये पत्रकार के साथ उनकी बातचीत हुआ। चलिए, मुझे कैमरामैन के साथ इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।